हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विषय की स्टडी ऑफिशियल चैनल में। आज हम कक्षा 10 के लिए कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के गद्यांश लाए हैं। आइए चलिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से इन लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं इन लोगों को पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला गद्यांश है मित्रता नामक पाठ से है। पहला क्या है? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जिसे जिस रूप में चाहे उस रूप में का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो यहाँ तक आपका हो गया। रेखांकित अंक की व्याख्या करना है। अब इसका देखिए, सबसे पहले आ जाता है आपका संदर्भ लिखने के लिए। तो संदर्भ तो आप लोग जैसे जानते ही हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब आगे चलिए, इसकी व्याख्या दिया है, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। रेखांकन की व्याख्या क्या है? शुक्ल जी कथानुसार हमारी अवस्था ऐसी होती है कि जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है, जिसे जिसे तोड़कर किसी भी प्रकार का रूप दिया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि संसार की वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण बालक को कैसा भी रूप दिया जा सकता है। कोई दुष्ट व्यक्ति अपना बुरा और अपवित्र प्रभाव डालकर हमें राक्षस की तरह नीच और दुष्ट बना सकता है। इसके विपरीत यदि हमें अच्छी संगत मिल जाए तो देवताओं की भांति हमारे जीवन में भी अच्छे गुण आ सकते हैं। शुक्ल जी का मत है कि यदि हम बिना सोचे विचारे उन लोगों की संगत में आ जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक है, प्रबल है, और जिनके संकल्प दृढ़ से होते हो, तो हम अपना विकास किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी रेखांकन की व्याख्या हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे आप लोग घर पे करिएगा। आप लोग एक दो बार घर पे अपने कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में हम लोग किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, इस वाक्य में हम लोगों किशोरा अवस्था के बच्चों को, जैसा मतलब किशोरा अवस्था के कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए है। चलिए अगला क्या बोला है क्वेश्चन? व्यक्ति समाज में किस अवस्था में प्रवेश करता है? व्यक्ति समाज में किशोरावस्था में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? दृढ़ संकल्प क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृढ़ संकल्पों वाले लोगों का साथ करना बुरा क्यों है? दृढ़ संकल्पों वाले लोगों का साथ करना इसलिए बुरा है क्योंकि उनकी प्रत्येक बात हमें बिना किसी विरोध के चुपचाप मान लेनी पड़ती है। इससे व्यक्ति का अपना विवेक कुंठित होता है। इसकी तर्क शक्ति भी बाधित होती है। इस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व कमजोर होता जाता है। एक प्रकार से व्यक्ति दब्बू बन जाता है। इसलिए हमें ऐसा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है क्या? हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए? तो हमें उन लोगों का साथ करना चाहिए जो हमारे समान इच्छा रखने वाले हों, हमारी बातों को चुपचाप स्वीकार न करें, तर्क और विवेक कसौटी कर कर ही स्वीकार अथवा अस्वीकार करें। तो इस प्रकार से आपका पहले गद्यांश का प्रश्न भी पूरा हमने कर दिया और रेखांकन की व्याख्या भी कर दी। चलिए अब अगले चलते हैं, अगले गद्यांश पे चलते हैं। अगला गद्यांश क्या है? तो ये देखिए, ये ममता नामक पाठ से है। ममता, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या है? पढ़ते हैं। रोहताज दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोषण के तीक्ष्ण के गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौन शोषण के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंठक शयन में विकलित थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामण की एक अकेली दुहिता थी। फिर भी उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी।
हिंदू विधवा संसार के सबसे तुच्छ निराक्षर प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। तो आपका यहाँ तक भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ तक भी ये कर दिया है। तो देखिए, चलिए हम लोग इसका करते हैं व्याख्या। तो देखिए, संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से ममता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक या शंकर प्रसाद जी हैं। इस प्रकार से आपको संदर्भ भी लेना है। इसके बाद आ जाती है एक आगे ग्रंथ की व्याख्या। तो चलिए करते हैं। क्या है, जिस प्रकार सोन नदी का उफन कर बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौन भी पूरी तरह से उफान पर रहा है। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामण की एकलौती पुत्री है। वह हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है, फिर भी हिंदू विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ है। उसकी आंख से दुख के आंसू बह रहे हैं। कांटों की स्याया पर सोने वाला व्यक्ति जिस प्रकार हर पल बेचैन रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुखों के रहते हुए भी ममता का जीवन कष्टदायक सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार से हमने व्याख्या कर दी। अब चलिए इनके क्वेश्चन हल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला, रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है। तो रोहतास दुर्ग सोन नदी के तट पर स्थित है। अगला क्या है, ममता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ममता रोहतास दुर्ग के दुर्गपति मंत्री चूड़ामण की एकलौती पुत्री थी। वह युवा विधवा थी। उसके मन मस्तिष्क में विरह वेदना के कारण उथल पुथल मची थी, जिस कारण उसकी आंखों में दुख के आंसू थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है। समाज में हिंदू विधवा की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। उसे समाज का सबसे तुच्छ, हीन और बेसहारा प्राणी माना जाता है। ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामण की एक विधवा पुत्री थी। वह अपने यौनावस्था के समय उमड़ शोषण के नदी के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही थी। इस प्रकार से इस गद्यांश के हमने प्रश्न भी सारे कर ली। इनमें से केवल एक ही प्रश्न आता है, लेकिन आप लोगों को करा दिया जा रहा है क्योंकि कोई भी आ सकता है, कुछ पता नहीं है। तो चलिए अगले गद्यांश पर हम लोग चलते हैं। अगला गद्यांश का है तीसरा। ये कौन से चैप्टर का है, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिन ये है क्या लिखूं नामक पाठ से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के क्या लिखूं नामक पाठ से अवतरित है। चलिए पढ़ते हैं इसे। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिन का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती है। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी का दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही व्यर्थात वस्तु ही विषय नहीं है। इस प्रकार से है। चलिए इसके संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित निबंध क्या लिखूं से उद्धृत है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो इस प्रकार से संदर्भ हो गया। अब रेखांश की व्याख्या कर लेते हैं। देखिए रेखांश यहाँ से यहाँ तक है हमारा, तो आइए इसकी व्याख्या कर देते हैं। हमने यहाँ पर हम आपको ऐसे भी करा सकते हैं, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए लिख भी किया है, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में नोट करके 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आइए करते हैं। तो क्या है,
रेखांकित अंश की व्याख्या। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार A.G. गार्डिन हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि मन की विशेष स्थिति में ही निबंध लिखा जाता है। उसके लिए मन में भाव वास्तविक होते हैं, विषय को नहीं होता। मन मतलब कोई अलग से विषय नहीं आता, उसमें अपने आप मन से ही भाव प्रकट होते हैं। मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त हो सकता है। उनका कहना है कि उस समय मन में एक विशेष प्रकार की और उत्साह और फुर्ती आती है। दिमाग में एक विशेष प्रकार की आवेगपूर्ण स्थिति बनती है और उस आवेग को उमंग के कारण विषय की चिंता के बिना निबंध लिखने को बाध्य होना ही पड़ता है। इस प्रकार से आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हो गई। अब आ जाता है आपका कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। उपयुक्त गद्यांश में मनोभावों को क्या बताया गया है? तो मनोभाव को अर्थात वस्तु बताया गया है। लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है? लिखने की विशेष मानसिक स्थिति में मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। चलिए, इस प्रकार से आपका हो गया तीसरा भी। अब आ जाते हैं चौथे गद्यांश पे। चौथा गद्यांश क्या है? आज हम इस निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में और हमारी इच्छा अभिलाषा के प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों के अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जामने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। यह हमारी भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इसका संदर्भ देख लेते हैं। क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बाकी इसमें भी लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर भी सकते हैं। चलिए, इसकी रेखांकन की व्याख्या करते हैं। तो क्या है? भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति, धर्म, भाषा रूपी आदि नदियों में एक भी भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद भारतीय रूपी एकता का जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहा है। आज यह जल राजनैतिक स्वार्थ, सांप्रदायिक आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता आदि के द्वारा मिलन हो गया है। हमें आज सदियों पहले प्रवाहित उसी अमृत तत्व की तलाश है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों के अमृत रूपी जल सदैव प्रवहमान बना रहे, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। यद्यपि इस देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं, तथापि भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जो जिसे आज तक मिटाया नहीं जा सका है। इस प्रकार से आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है? हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? पहला क्वेश्चन है। तो भारतीय संस्कृति का एकता तत्व ही हमारे अमृत है। क्या है? सॉरी, गलती हो गई। भारतीय संस्कृति का एकता तत्व ही वह अमृत है
जो हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संस्कृति विशाल सागर का जल किसके द्वारा मलिन हो गया है? तो स्वयं को दूसरों के से भिन्न और श्रेष्ठ मानने की हमारी विषमता और अनेकता की भावना के द्वारा भारतीय संस्कृति विशाल सागर का जल मलिन हो गया है। चलिए इस प्रकार से आपके चौथा गद्यांश हमने करा दिया। अब आपका आ जाता है पांचवा गद्यांश। चलिए देखते हैं। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। माफ करिएगा, गलती हो गई। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। गलती हो गई, माफ करिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्या है? ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घन घन जिस जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आपकी खत्म हो गई। चलिए और पढ़ते हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। इस प्रकार से आपका यहाँ तक हो गया। आपके हमने रेखांकन उसकी हम लोग गद्यांश पढ़ चुके। देखिए अगर अलग अलग दिया है आपका रेखांकन, अगर 2 पार्ट में दिया है तो आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। ये वाला अलग करना पड़ेगा, इसे अलग करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से संकलित है। चलिए इसका प्रथम रेखांकन अंश की व्याख्या देख लेते हैं। पहले में क्या है? प्रस्तुत अंश में दिनकर जी कहते हैं कि ईर्ष्या अपने भक्त को एक विचित्र प्रकार का वरदान देती है और वह सदैव दुखी रहने का वरदान है। जिसे मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, वह अकारण ही कष्ट भोगता है। वह अपने पास विद्यमान अनंत सुख साधनों के उपभोग द्वारा भी आनंद नहीं उठा पाता, क्योंकि वह दूसरों की वस्तुओं को नहीं देख कर मन में जलता रहता है। क्योंकि तो इसलिए हमें किसी के दूसरों के वस्तुओं को देख कर नहीं जलना चाहिए। जो हमारे पास है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। इस प्रकार से आपकी पहली रेखांकन की व्याख्या कंप्लीट हो गई। देखिए अगर मुझे पढ़ाने में कुछ गलतियाँ हो रही तो माफ़ करिएगा, क्योंकि अभी मुझे उतना अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे ही आता है। एक बार में किसी को नहीं आ जाता है, तो माफ़ करिएगा। जो भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं वो जल्द ही सही हो जाएगी। चलिए अगले रेखांकन अंश पे चलते हैं। अगला क्या है? तृतीय। तो अगला क्या है? लेखक का कहना है कि जब ईर्ष्यालु मनुष्य यह देखता है कि कोई वस्तु किसी अन्य के पास है लेकिन उसके पास नहीं, तो उसके मन में पनपी यह अभाव की भावना सदैव उसे डंक मारती रहती है। लेखक का कहना है कि डंक से उत्पन्न कष्ट को सहन करना उचित नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु मनुष्य कष्ट को सहन करने के अतिरिक्त और कुछ भी कर भी तो नहीं सकता है।
इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हो गई। अब आपको आ जाता है प्रश्न, मनुष्य दुख क्यों उठाता है? जो वस्तुएं दूसरों के पास हैं उन वस्तुओं से वह मनुष्य दुख उठाता है। मतलब हमें किसी और के, दूसरों के वस्तुओं सामानों को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। चलिए अगले चलते हैं। आगे आपका 6वां नंबर रेखा गद्यांश आ गया। अगर ये किस पाठ का है तो ये है हमारा अजंता, जिसके लेखक भगवतचरण उपाध्याय जी हैं। तो क्या है, जिंदगी को मौत के पंजों में मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंची धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे पर और पीतल के पत्थरों के अक्षरों के मोती बिखरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उत्तर पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। तो इस प्रकार से आपका हो गया। चलिए इसको देखते हैं संदर्भ। तो इस संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से संकलित अजंता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक भगवतचरण उपाध्याय जी। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। तो क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। अपने जीवन को मनुष्य के चंगुल से स्वतंत्र कराने के, उसे अमर बना देने की कामना मनुष्य अनादिकाल से ही करता चला रहा है। वह केवल कामना ही करता नहीं आ रहा है, वरन इसके लिए निरंतर अथक प्रयास भी करता आ रहा है। वह अपने शरीर को तो अमर न बना सकता, किंतु अपने जीवन के अविस्मरणीय पलों को अमर बनाने में अवश्य सफल रहा है। इसके लिए उसने पर्वत की गुफाओं को काटकर अपने जीवन के लिए उन पलों को उनमें उकेर कर उन्हें सदैव के लिए अमर कर दिया है। इसके अतिरिक्त भी मनुष्य ने अपनी विशेषताओं की कहानियों से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों को परिचय कराने के लिए अनेक उपाय किए और सोचते और उनको मूर्त रूप भी प्रदान किया। मानव के जीवन मरण की कहानी अनादिकाल से आज सदियों बाद भी उसी रूप में हमारे सामने प्रकट होती वाली आ रही हैं। मानव की यह कहानी और उसके उद्घाटन के ये सभी उपकरण अथवा साधन आज हमारी अमूल्य धरोहर बन गए हैं। हमें इस पर गर्व भी है और अपने गौरव का अभिमान भी है। चलिए, तो आपका रेखांकन की व्याख्या कंप्लीट हो गई। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कर लेते हैं। तो आदमी ने पहाड़ क्यों काटा? तो आदमी पहाड़ क्यों काटा? आदमी ने जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए पहाड़ काटा। अगला क्या है, इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन सा उपाय किए? तो क्या उपाय किए? इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षर के मोती बिखरे। गला क्या है, क्या चीज़ आज हमारी विरासत बन गई है।
तो सदियों पहले आदमी द्वारा चट्टानों पर खोदे गए संदेश तोड़ संदेश ताड़ों से ऊंचे और धातुओं से चिकने खड़े किए गए चिकने पत्थर के खंभे, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के बिखरे गए मोती और आज हमारी विरासत बन गई है। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्या है, अजंता की गुफाओं के निर्माण का क्या उद्देश्य रहा है। तो मनुष्य की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाकर उसका ज्ञान सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया है। आपका इस प्रकार से छठवां भी गद्यांश कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है आपका सातवां। तो सातवां क्या है, दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए हुए बैठे थे। जिनके पास टेलीविज़न थे वे उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना के कारण के एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कुतूहल के कारण अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। तो देखिए उपयुक्त का संदर्भ कर लेते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नाव पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इस प्रकार से आपका संदर्भ हो गया। अब आ जाती है रेखांश की व्याख्या। रेखांश की व्याख्या करते हैं, चलिए। तो इसमें रेखांश की व्याख्या कर लेते हैं। तो रेखांश की व्याख्या क्या है, देखिए लेखक कहता है कि मानव का चंद्रमा पर उतरना मनुष्य के अब तक के इतिहास की सबसे अधिक रोमांचक घटना थी। दुनिया के सभी स्थानों के स्त्री पुरुष और बच्चे इस महत्वपूर्ण घटना से इस अद्भुत क्षण का हिस्सा बन रहे थे। यह सब सुनकर प्रत्येक व्यक्ति उत्सुकता और आश्चर्य से अपने आप से बेखबर हो गया था, अर्थात वे अपनी शुद्ध बोध को खो बैठे थे। तो अगला क्या है, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रोमांचक घटना के भागीदार कौन बन रहे थे। तो संसार के समस्त व्यक्ति अर्थात सभी स्त्री पुरुष और बालक जो रेडियो पर मानव के चांद पर उतरने की खबर सुन रहे थे इस रोमांचक घटना के भागीदार बन रहे थे। अगला क्या है, अगला है हमारा किसके कारण लोग अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। तो उत्सुकता और कुतूहल के कारण लोग अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। तो इस प्रकार से हमने आपके सातों चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश करा दिए हैं। अभी वीडियो आएगी जिसमें और हम कराएंगे। तो अब चलते हैं अगले में।